नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश भर के लोगों को लगे महंगाई के झटके की। जातीय जनगणना के फैसले को अपनी जीत बता रही कांग्रेस की। बिहार चुनाव को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किए बड़े ऐलान की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल की। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप पर लगाए गंभीर आरोप की। बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे बिहार कांग्रेस के मिशन की तैयारियों को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। कॉमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए तक हुआ सस्ता। दूध के दाम बढ़े। वेटिंग टिकट पर स्लीपर AC कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। आज से हुए 5 बदलाव। नया महीना मई अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। आज से अमूल का दूध 2 रुपए महंगा हो गया है। वहीं ATM फ्री लिमिट के बाद पैसा निकालने पर ज्यादा चार्ज देना होगा। इसके अलावा अब वेटिंग टिकट पर स्लीपर और AC कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। वहीं आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 14.50 घटकर 1747 हो गई है। पहले ये 1762 में मिल रहा था। कोलकाता में ये 17 रुपए घटकर 1851.50 में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1868.50 थे। इसके अलावा आज से 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण लागू हो गया है। सरकार ने कहा है कि 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना है। PM मोदी ने किया वेब समिट का उद्घाटन। कहा भारत के कोने कोने में है टैलेंट। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स को संबोधित करते हुए कहा, आज मुंबई में 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्र हुए हैं। इस तरह से आज यहाँ ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। PM ने कहा, वेब्स ये सिर्फ एक छोटा सा नाम नहीं है, ये एक लहर है कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। यह एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर का है, जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ, क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। पहलगाम हमले के गुनहगारों के साथ क्या करेगा भारत? आधी रात अमेरिका से आया फोन। जयशंकर ने साफ कर दी मंशा। पाकिस्तान और भारत के बढ़ते तनाव के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ फोन पर बातचीत की। बातचीत के कुछ घंटों बाद जयशंकर ने X पर एक पोस्ट किया और पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों, समर्थकों को सजा दिलाने की बात कही है। दरअसल विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग बात की है। जयशंकर के साथ अपनी बातचीत में रूबियो ने पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए दुख जताया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोनों देशों से शांति से रहने की अपील की। देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। बिहार चुनाव से पहले केंद्र का बड़ा फैसला। राहुल बोले, फैसले का समर्थन, डेडलाइन तय हो। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। जाति जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा, आखिरकार सरकार ने जाति जनगणना की बात कह दी है। हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। हमने तेलंगाना में कास्ट सेंसस कराया, इसे मॉडल बनाया जा सकता है। हमें कास्ट सेंसस से आगे जाना है। किस जाति के ऊंचे पदों में कितनी हिस्सेदारी है, यह पता करनी है। जज आतंकी मामलों की जांच के एक्सपर्ट नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। कहा, जिम्मेदार बनो, देश के लिए तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। पूरे देश में इस समय पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश है। इस बीच इस हमले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायाधीश आतंकवाद मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वालों को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि क्या वे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। उन्हें ऐसे मुद्दों को न्यायिक क्षेत्र में नहीं लाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में देश का प्रत्येक नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट है।
डेडलाइन के बिना हेडलाइन देने में पीएम नरेंद्र मोदी माहिर है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला लिया है, इसे विपक्षी दल अपनी जीत की तरफ पेश कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस और आरजेडी के नेता पोस्टर्स के जरिए जातिगत जनगणना के फैसले का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी भी केंद्र सरकार पर हमलावर है, जिसका मोर्चा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं ने संभाला है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जब यह फैसला लिया गया तो कुछ लोग भड़क गए। वे कह रहे थे कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। 1951 में सरकार और सिस्टम पर किसका नियंत्रण था? यह सर्वविदित है कि अगर देश में बाबा साहब और महात्मा गांधी नहीं होते, अगर नेहरू के मन में सामाजिक संवेदनशीलता का मुद्दा नहीं होता, अगर संविधान सभा से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती, तो आज देश में आरक्षण नहीं होता। वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। लोकसभा में नेता विपक्ष के राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। विपक्षी दलों ने की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। बिहार चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान, उम्मीदवार की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इस चुनाव में सीधी लड़ाई होने वाली है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि वे इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि वे 3 मई को बिहार का दौरा भी करने वाले हैं। दरअसल हैदराबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम बिहार चुनाव लड़ेंगे। हमने बहादुरगंज से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। बहादुरगंज में मेरी एक जनसभा है और 4 तारीख को एक अन्य स्थान पर हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार पिछली बार से ज्यादा सफल होंगे और सीमांचल के लोग उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्होंने हमारे विधायकों को चुराया है। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिव्यांगों के लिए डिजिटल केवाईसी आसान बनाए। 62 पेज का फैसला सुनाया। डिजिटल एक्सेस सेक्शन 21 के तहत जीवन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि डिजिटल केवाईसी प्रोसेस को दिव्यांगों के लिए पूरी तरह आसान बनाया जाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार संविधान के सेक्शन 21 के तहत जीवन का अधिकार है। कोर्ट ने यह फैसला तेजाब पीड़ित और ब्लाइंड या कमजोर आंख वाले लोगों की ओर से दायर PIL पर सुनवाई करते हुए दिया। 62 पेज के फैसले ने कोर्ट ने डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की बात कही। कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक जरूरत है जिससे हर व्यक्ति को समान भागीदारी का जीवन मिल सके। जाति जनगणना के फैसले को अपनी जीत बता रही कांग्रेस का अगला प्लान। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जाति जनगणना कराए जाने के ऐलान को कांग्रेस अपनी बड़ी जीत बता रही है। इसे लेकर पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति CWC की एक अहम बैठक आज शाम 4 बजे बुलाई है। बताना होगा कि कांग्रेस लंबे वक्त से जाति जनगणना कराए जाने की मांग कर रही थी। अब जब मोदी सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है तो यह देखना जरूरी होगा कि पार्टी आगे का रास्ता कैसे तय करेगी। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक ये जाति जनगणना कराए जाने की टाइमलाइन, बजट और आरक्षण को लेकर 50% की सीमा के बारे में भी मोदी सरकार से जवाब चाहती है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को पिछले कुछ सालों में जोरदार ढंग से उठाया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अगला कदम आरक्षण 50% की सीमा को हटाना और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लागू करना होना चाहिए। दीदी फिर कर सकती है बीजेपी में खेला। ममता से मिले दिलीप घोष, लेकिन शुभेंदु के कार्यक्रम में नहीं गए। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नई तस्वीर के सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के बड़े नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष एक साथ दिखाई दिए हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात का पश्चिम बंगाल बीजेपी में विरोध भी हुआ। दिलीप घोष अपनी पत्नी के साथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम के इतर उन्होंने मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, लेकिन ये दोनों नेता कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी मुलाकात के बाद कहा, भगवान जिसे अच्छा समझते हैं वो भक्ति के लिए उनके हाथों को चुनते हैं। मुख्यमंत्री ने ये काम खूबसूरती से किया है, हमें इसकी एक झलक पाने का अवसर मिला। पहलगाम में चुनौती मिली लेकिन हमारे पास मोदी है। धनखड़ ने कहा, अपनों की चुनौती सबसे खतरनाक। आनंदी जी आपसे गुरु मंत्र लूंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लखनऊ दौरे पर हैं। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की किताब चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। इस दौरान आतंकी हमले का जिक्र करते हुए, पहलगाम में हमें चुनौती मिली लेकिन हमारे पास डायनामिक पीएम मोदी है। उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदला है। उन्होंने कहा, राज्यपाल महोदया, मेरे लिए घर में एक बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पार करने के लिए मैं राजभवन में भोजन के दौरान आपसे गुरु मंत्र लूंगा। अगर आपने मुझे चुनौती से उबरने का कोई गुरु मंत्र नहीं दिया तो फिर मजबूरन मुझे एकलव्य बनाना पड़ेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि आनंदीबेन नाम ही काफी है। किताब लॉन्च करने के लिए उन्होंने मजदूरों का दिन चुना। गुजरात इनके दिल में धड़कता है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, यह किताब समुद्र मंथन के बाद निकली है। यह किताब नहीं, ग्रंथ है। इसमें राज्यपाल की जिंदगी का सार समाहित है।
पाकिस्तान ने भारत भेजे 150 अफगान ट्रकों को इजाजत दी। आईसीपी पर भारत की मंजूरी मिलना बाकी। पहलगाम हमले के बाद रूट बंद। 3800 करोड़ का व्यापार हुआ प्रभावित। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेते हुए अफगानिस्तान से भारत जा रहे 150 ट्रकों को वाघा सीमा पार करने की इजाजत दे दी है। यह फैसला इस्लामाबाद स्थित अफगानिस्तान के दूतावास के अनुरोध पर लिया गया है। हालांकि अब इस बात पर संदेह है कि भारत उन्हें वाघा के रास्ते अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी पर पार करने की इजाजत देगा या नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में बताया गया है कि ये अफगान ट्रक 25 अप्रैल 2025 से पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और देश के विभिन्न ट्रांजिट पॉइंट्स पर फंसे हुए थे। इन ट्रकों में माल भरा हुआ है जिसे लेकर ट्रांजिट में भारत ले जाया जा रहा है। गंदी राजनीति बंद करो वरना पंजाब से भी जाओगे। प्रवेश वर्मा ने आप सरकार पर लगाया दिल्ली का पानी रोकने का आरोप। पंजाब की भगवंत मान सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार के बीच ये पानी को लेकर बढ़ती अनबन ने दोनों राज्यों में तनाव पैदा कर दिया है। पंजाब सरकार ने हरियाणा को भाखड़ा कनाल का पानी रोक दिया है। पहले हरियाणा को 8.50 से 9000 क्यूसेक पानी भेजा जाता था, लेकिन अब केवल 4000 क्यूसेक ही भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि हरियाणा ने अपने हिस्से के पानी से ज्यादा का उपयोग किया है। पंजाब से आने वाला यह पानी हरियाणा से होकर दिल्ली पहुंचता है। यदि पंजाब सरकार पानी को रोकती रही तो दिल्ली में भी जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार जानबूझकर राजनीति से प्रेरित होकर हरियाणा और दिल्ली दोनों को पानी की आपूर्ति रोक रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रवेश वर्मा ने कहा है कि पंजाब सरकार ने हरियाणा और दिल्ली को पानी की आपूर्ति रोककर गंदी राजनीति का सहारा लिया है। दिल्ली में हारने के बाद अब वे दिल्ली में पानी का संकट पैदा करना चाहते हैं। हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने आरक्षण को लेकर बिहार में भरी हुंकार। मधुबनी में वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने कहा है कि कई राज्यों में निषादों को आरक्षण है लेकिन बिहार में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वोट की ताकत है लेकिन हम उससे समझ नहीं पा रहे हैं। मुकेश साहनी ने कहा कि अगर आप समाज में अगर सिर उठाकर जीना चाहते हैं तो शिक्षित होना जरूरी है। वीआईपी के प्रमुख ने कहा कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा, हमें लड़ाई लड़नी होगी। मैं पिछले कई सालों से निषाद समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूं। आपके समर्थन से ही हमारे पूर्वज पहले संघर्ष करते तो आज हमें आरक्षण मिल गया होता। उन्होंने कहा कि आज कई राज्यों में निषादों को आरक्षण है लेकिन बिहार में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वोट की ताकत है लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जब अपनी सरकार होगी तो हम अधिकार भी हमें मिल जाएगा। उन्होंने लोगों से अपनी सरकार बनाने की अपील की। टूरिस्ट ने कचरा फेंका तो 1500 का कटेगा चालान। हिमाचल सरकार के 2 नियम लागू। गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखने पर 10,000 का लगेगा जुर्माना। हिमाचल सरकार ने पहाड़ों को साफ सुथरा बनाने के लिए 2 निर्णय लिए हैं। पहला, सभी कमर्शियल व्हीकल में डस्टबिन अनिवार्य किया गया है। दूसरा, पर्यटन स्थलों और पहाड़ों पर कचरा फेंकने वालों के चालान काटे जाएंगे। ये दोनों नियम आज से लागू हो गए हैं। अब जिस टैक्सी, टेम्पो, ट्रेवलर, प्राइवेट और सरकारी बस और बाहरी राज्यों के कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन कूड़ेदान नहीं होगा, उसके मालिक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। वहीं जो टूरिस्ट पहाड़ों पर या टूरिस्ट प्लेस को गंदा करेगा उस पर 1500 रुपए का जुर्माना लगेगा। पेनाल्टी स्थानीय लोगों पर भी लागू होगी। बता दें कि हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देश और विदेश से हर साल 1.5 से 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंचते हैं। इनमें ज्यादातर टूरिस्ट टैक्सी, वॉल्वो बसों और टेम्पो ट्रेवलर से आते हैं। हिमाचल सरकार के इस फैसले का इन टूरिस्टों पर सीधा असर पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको बेहद पसंद आया होगा। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।